लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट का ये तीसरा वीडियो है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। आप इसको शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें ताकि इस तरह से आपके बिहार पुलिस के सिलेबस का पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपका एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न है, कौन से प्रकार के अस्थायी ऊतक जलीय पौधों को तैरने में सहायता प्रदान करते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए एरेनकाइमा। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का घटकों में विभाजन किस कारण होता है? यानी श्वेत प्रकाश जो है वो अलग अलग रंगों में किस कारण विभक्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी परिक्षेपण के कारण। और इसको प्रकाश का वर्ण भी कहा जाता है, केवल परिक्षेपण नहीं कह के आप इसको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी भानु अथैया। इन्हें 1929 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला था। गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1930। यह 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी गांव पहुंची थी, जहां गांधी जी ने कुछ नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया था। अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसने बनाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए मानचित्रकार। किस देश ने कागज का आविष्कार किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी चीन। सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन में किया गया था। एटम बम का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए ओटो हॉर्न। इन्होंने एटम बम का आविष्कार किया था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन सी वास्को डी गामा। इन्होंने 1498 ईस्वी में सबसे पहले भारत के समुद्री मार्ग की खोज की और तो ये एक पुर्तगाली व्यक्ति थे और ये सबसे पहले गोवा के कालीकट जगह पे आए थे, जहां इसकी मदद कौन किया था? तो जमोरिन नामक एक नाविक था जिसने इनकी मदद की थी यहाँ पे भारत में। चलिए अगला प्रश्न है, इंसुलिन। तो हमको ये बताना है कि इंसुलिन जो है वो क्या करती है, इसका क्या काम है? तो ये रुधिर शर्करा को घटाती है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी 1969 ईस्वी को किया गया था और ये 19 जुलाई 1969 को किया गया था। डेट भी याद रखेंगे, 19 जुलाई 1969 को किया गया था। चलिए यहां हमको बताना है प्रौढ़ का संधि विच्छेद। निम्न में से कौन सा प्रौढ़ का संधि विच्छेद सही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्र प्लस उड। ये प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद है। इसके अलावा नेता का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो नेता का सही स्त्रीलिंग शब्द है नेत्री। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि हमारे पास है डिस्कॉर्डेंट, इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा? सही जवाब होगा एग्रीबल।
एग्रीबल होता है सही जवाब। यानी कि डिस्कॉर्डेंट का मतलब होता है प्रतिकूल और एग्रीबल का मतलब होता है अनुकूल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर प्रश्न। ग्रामीण भारत में निर्धनता का अनुमान किसके आधार पर लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2400 कैलोरी प्रतिदिन या 447 रुपया प्रति माह। इससे ये लगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा में चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 30 वर्ष। याद रखेंगे, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष चाहिए, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए, और पंचायतों के लिए अगर आप पंचायत में निर्वाचित होना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। तो तीनों में ही आपको बता दिया गया, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ग्रामनी कहा जाता था। लोदी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? यह हमको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। कलई खुलना का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भेद खोलना। कलई खुलना एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है भेद खोलना। तो हिंदी में से भी कुछ प्रश्न आते हैं जिनमें आपको याद करना पड़ेगा, जिसमें विशेष संधि विशेष होता है, विलोम शब्द होता है, विपरार्थक शब्द, ये वही हो गया। इसके अलावा समानार्थी शब्द आता है और कुछ व्याकरण के भी टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिससे कि आपको हिंदी में भी जो प्रश्न है 1, 2, 3 जनरली यही आते हैं, 5-7 प्रश्न आते हैं, वो आपके पकड़ में आ जाने चाहिए। चलिए, पेड़ से फल गिरा, निम्नलिखित से उपयुक्त कारक चुने। यानी कि हमको ये यहाँ पे कारक चिन्ह चुनना है कि पेड़ से फल, तो यहाँ पे यानी कि अलग होने का बोध हो रहा है, ठीक है। तो जो अलग होने का बोध होता है उसमें आपादान कारक होता है। कारक चिन्ह कौन होता है? आपादान कारक। तो कारक आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो हमको देखना है यहाँ पे कौन सा वर्ड है। तो हमारे पास 4 वर्ड है, तो पैलेटिएट का हमको मीनिंग बताना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा, एक सेकेंड। तो पैलेटिएट का मतलब होता है दर्द आदि कम करना, ठीक है। पैलेटिएट का मतलब होता है दर्द आदि कम करना। तो रिलीफ यहाँ पे दिया गया है, रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है आराम। पैलेटिएट का भी कहीं ना कहीं मतलब होता है आराम हो पड़ना, ठीक है, पीड़ा दिक्कत इत्यादि से आराम पड़ना। रिलीफ का मतलब भी होता है आराम। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न है हमारे पास, भारत में आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ? यानी कि सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 12 अक्टूबर 2005 को यह लागू हुआ था, सूचना का अधिकार। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा पर कब हस्ताक्षर हुए थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 10 दिसंबर 1948 को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और ये आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग तो वही बना है, इसके पहले ये योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। 2019 से ये 1 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार ने 65 वर्ष पुरानी योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग जिसका
फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये बना दिया गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में प्रमुख मृदा प्रकारों का कोटि क्रम उनके क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर क्या है, तो हमको बताना है। तो चलिए इसका देखते हैं, एक सेकंड। चलिए, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, काली मिट्टी आता है, उसके बाद लाल मिट्टी, फिर जलोढ़ मृदा और फिर लेटराइट मिट्टी। ठीक है, तो ये है पाए जाने वाली मिट्टियाँ हमारे देश में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। सबसे पहले काली मिट्टी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, फिर लाल मिट्टी, जलोढ़ मृदा और फिर लेटराइट मिट्टी, याद रखेंगे। चलिए, भारत में कौन सा परमाणु शक्ति स्टेशन पूरी तरह से देशज रूप से बनाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कलपक्कम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का घोतक है? हमको बताना है। इसमें से सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुझे दिल्ली जाना है। ये भविष्य के लिए है, जबकि सोहन पढ़ाई कर रहा है, वर्तमान का है। गीता खाना पका रही है, वर्तमान चलिए रहा है। उसने मुझे पुस्तक दी थी, ये भूतकाल में चला गया। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से हमको बताना है कौन सा वर्ड सही लिखा गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गिमिक, जिसका मतलब होता है ध्यान आकर्षित करने की चाल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एच स्मिथ ने, जिन्हें अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा मांग का प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बचत। ये मांग का प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसमें से ये बताना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, परिचय। ये विशेषण नहीं है, जबकि शिक्षाप्रद, स्वास्थ्य और संपन्न ये सारे के सारे विशेषण हैं। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा भाग 2, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। और भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। ठीक है, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 है। ठीक है, यही पूछा जा सकता है कि भाग 2 में कितने अनुच्छेद हैं या कितने से कितने तक अनुच्छेद हैं। तो याद रखेंगे भाग 2 नागरिकता से संबंधित है और इसमें 5 से लेकर 11 अनुच्छेद है। इग्नोरिंग समवन इन पेन इज एन डैश एक्ट, इसका फिल इन द ब्लैंक्स हमको बताना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इमोरल। चलिए, निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था? यानी कि इसे बताना है कि इसमें से कौन सा है जो हड़प्पा व्यापार का केंद्र था। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, लोथल। चलिए, राजनीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ग्राम पंचायतों का आयोजन। और सबसे पहले ग्राम पंचायत कहाँ पे लागू हुआ था, यानी पंचायत जो चुनाव था वो कहाँ लागू हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए, राजस्थान के नागौर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोत्तम विलोम को पहचानिए, यानी अल्प का विलोम क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बहु। ठीक है, कई, बहुत, सर्व, इसका मतलब कहीं ना कहीं ज़्यादा सही है, लेकिन जो सबसे सही है वो ऑप्शन बी है, बहु। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1/3। निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया था? इसका सही जवाब होगा, एक सेकेंड, हाँ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वांडीवास का युद्ध।
ये युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में, वाणिवास का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकुट के नेतृत्व में फ्रांसीसियों को हराकर भारत में उनके अनेक प्रांतों पर कब्जा कर लिया था। चलिए अब हमको बताना है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है, निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश से। सॉरी, यहाँ देश बताना है, तो बांग्लादेश देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जबकि भारत से, पाकिस्तान से और म्यांमार से ये गुजरती है। चलिए अगला देखते हैं, कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ क्या होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गरीबी में और अधिक हानि होना। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सोन नदी। और सोन नदी का उद्गम स्थान जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और यह नदी 780 किलोमीटर लंबी है, ये भी याद रखेंगे, 780 किलोमीटर लंबी है और इसका उद्गम स्थान अमरकंटक की पहाड़ी है। चलिए, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रॉक एडिक्ट 13वें, ठीक है। और इनके 13वें शिलालेख पे कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, थानेश्वर। इनकी प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी और बाद में इसे कहाँ लेके आए? कन्नौज में। थानेश्वर से कहाँ लेके आए? कन्नौज। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ममता बनर्जी की। चलिए, दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जुब्बा। तो राजधानी को भी आप लोग देश और राजधानी और राज्य और राजधानी इसको भी ठीक से देख लेंगे, क्योंकि इससे भी एक प्रश्न तो रहते ही रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये लाल कोटि में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजक का एक अन्य नाम है, यानी हरिकेन जो है एक विनाशकारी प्रलय है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, विल्ली विली कहा जाता है इसको। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर। राज्य के संवैधानिक उपबंधों की विफलता के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजकीय आपातकाल। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगे, इस वजह से काफ़ी जल्दी जल्दी में ये कराया जा रहा है, क्योंकि मैथ बनाने में भी कुछ टाइम लग ही जाता है, तो किसी भी तरह इसको 1 घंटे से पहले कंप्लीट करना होता है। इस वजह से थोड़ा शॉर्ट कट में यानी कि जल्दी जल्दी बताया जा रहा है, तो आप लोग घबराएंगे नहीं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, डैश के वलय कंठ में यह सुनिश्चित करने के लिए उपस्थित होते हैं कि वायु मार्ग निपतित नहीं हो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपास्थि। और उपास्थि जो है एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, ठीक है, ये याद रखेंगे। हीरा क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यह शुद्ध कार्बन है हीरा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, यूरिया एक डैश है, तो यूरिया क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फास्फेट उर्वरक है। यूरिया एक तरह का उर्वरक होता है जिसमें फास्फेट की मात्रा ज़्यादा होती है।
सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। दिया गया कथन निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है, यानी कौन सा सिद्धांत है ये? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये कोशिका सिद्धांत होता है। आपको पता है कोशिका सिद्धांत दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला ये हो गया, दूसरा होता है कि प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति होती है वो कोशिका से ही होती है। ये दोनों ही हैं, ये देखिए पहला दिया गया है और ये दूसरा होता है। और इसको किसने दिया था कोशिका सिद्धांत को? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, ये भी याद रखेंगे। गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अस्पृश्यता। अधिकतम श्रृंखलन दर्शाने वाला तत्व कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। मध्य भारत टीक किसका उत्पाद है? चलिए इसका जवाब दीजिए। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन का। डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन के कम होने से बनने से होती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंसुलिन। यानी कि आपको डायबिटीज कब होती है? तो डायबिटीज कहिए या शुगर कहिए, ये बीमारी जो होती है इंसुलिन के कम स्राव से होती है। और इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से होती है। इसको याद रखेंगे। रिकॉर्डों के लागत सिद्धांत में किस प्रकार के बाजार के अस्तित्व की अवधारणा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पूर्णाधिकार। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसका संवेग कितना होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वो भी दुगना हो जाता है, क्योंकि समानुपाती होता है उसके। पृथ्वी की भूप्रपट्टी के प्रत्येक टुकड़ों को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्लेट कहते हैं। जब R प्रतिरोध का एक तार तनित किया जाता है और इसकी त्रिज्या R/2 हो जाती है तो इसका प्रतिरोध कितना होगा? इसका सही जवाब होगा 16R। चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के दृढ़तर हिस्सों से दुर्लभ हिस्सों में गतिमान होता है वह है, तो वह कौन सा होता है? ऑप्शन सी, ये प्रतिचुंबकीय होते हैं। निम्नलिखित में से किस ईंधन को द्वितीयक ईंधन कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोयला गैस को। यानी कि कोयले गैस को क्या कहता है? द्वितीयक ईंधन के रूप में जाना जाता है। किसी जीव में हुए आकस्मिक वंशागत परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्परिवर्तन कहा जाता है। संचरणीय रोग के संचरण के संबंध में विज्ञान की जिस शाखा द्वारा काम किया जाता है उसका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जानपदिक रोग विज्ञान। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एसी वोल्टता को कम या अधिक करने के लिए। साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या किया जाता है? तो साबुन बनाया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। इसका सही जवाब है उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है। तो किस चीज का संकेत है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बैक्टीरियाई दुष्प्रभाव का, यानी कि बैक्टीरिया के प्रभाव का
एक सूचना है, ये संकेत है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। चलिए 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रेरकनाशी के रूप में DDT के प्रयोग की हानि है, तो किस लिए हानिकारक होता है ये? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता है इसका, इसलिए ये हानिकारक है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल होता है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ऑप्शन सी स्पैम। आपको पता होना चाहिए, जब आप ईमेल बॉक्स में जाएंगे तो वहां देखेंगे तो जो अनपेक्षित होता है उसको स्पैम फाइल में वो चला जाता है वो ईमेल। चलिए, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सेल्यूलोज। ये नेचुरल है, बाकी सारे के सारे आर्टिफिशियल हैं, क्योंकि इनको कहाँ फैक्ट्रियों में संश्लेषित किया जाता है, बनाया जाता है। ताप उत्क्रमण होता है, ऑप्शन बी ऋणात्मक ह्रास दर। जैव उर्वरक कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एजोस्पिरिलम। ये एक जैव उर्वरक है। ACTH हार्मोन स्रावित होता है। ACTH हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि से, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक M1 का घटक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चेकेबल जमा। ये जो है एक M1 का घटक है। सतहत्तर नंबर प्रश्न है हमारे पास। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1921, यानी कि 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी, और इसका नाम बदल के बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, ये भी याद रखेंगे। और इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1955 में हुआ था। 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, और बाद में इसका नाम बदल के SBI कर दिया गया था। मौसम विज्ञान किसका विज्ञान है? आसान प्रश्न है। ऑप्शन सी मौसम का। निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? चलिए, ऑप्शन सी सही जवाब है भोपाल। इसके अलावा सूरत जो है वो ताप्ती नदी के तट पे बसा है, कटक जो है वो महानदी के तट पे बसा है, और मैसूर जो है वो कावेरी नदी के तट पे बसा है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जहांगीर। चलिए 81 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग कास्ट डिसेबिलिटीज एक्ट पारित किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1850 में। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। अब बताना है पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो 83 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए कॉपर और जिंक। ये पीतल की मिश्र, यानी कि इन दो धातुओं के मिलने से पीतल मिश्र धातु बनती है। चलिए, जनसंख्या का घनत्व क्या दर्शाता है? तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में जो मनुष्य होते हैं उनकी संख्या दर्शाता है जनसंख्या घनत्व। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जनता भूमि अनुपात। रेडियोधर्मिता के दौरान उत्सर्जित न की गई विकिरणें हैं। तो कौन से विकिरण जो है जो रेडियोधर्मिता के दौरान उत्सर्जित नहीं होती हैं? ये याद रखिएगा, नहीं होने वाला बताना है। तो इसका सही जवाब होगा
ऋणाग्र यानी कैथोड किरणें जो होती हैं वो रेडियोधर्मिता के दौरान उत्सर्जित नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 86 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, खाद्य वसा से। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्यतः रेडियो सक्रिय नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जर्मेनियम। ये जो है रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है, जबकि थोरियम, पोलोनियम, प्लूटोनियम ये रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संसदीय प्रणाली में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के लिए चुनी जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। और शुरू में ही बताया जाता है ग्राम पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए जो आपको आयु चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम वो 21 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, किस आयु के लोगों को मत देने का अधिकार होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 18 वर्ष होता है। ठीक है, और इसके पहले ये जो था वो हमारे पास 21 वर्ष था। आयु मतदान करने की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार ये आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो आप ये भी याद रखेंगे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था, 1989 में हुआ था, उसके द्वारा ये किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ये मेरे ख्याल से 90 प्रश्न है और उसके बाद से मैथ ही आएगा। चलिए, पुष्प का कौन सा भाग परागण बनाता है जो कि सामान्यतः पीले रंग के होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पुंकेसर। तो चलिए अब मैथ शुरू होता है यहाँ से, तो थोड़ा सा ध्यान दे के समझेंगे, ताकि अगर अभी तक आपने मैथ नहीं पढ़ा है तो कम से कम इतना मैथ तो जरूर आ जाएगा, क्योंकि ये बिहार पुलिस का जो मैथ होता है उतना टफ नहीं आता है, आसान ही आते हैं। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान देंगे तो ये मैथ आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप भी। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक साइकिल विक्रेता अपने माल को अपने लागत मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है और उस पर 8% की छूट देता है, उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए आसानी से समझते हैं इसको हम लोग। कह रहा है तो चलिए मान लेते हैं, आप सबसे पहले साइकिल की जो लागत कीमत है उसको समझ लीजिए। तो मान लीजिए कि साइकिल की लागत कीमत जो है वो 100 रुपया है। अगर इस पर आप 25% एक्स्ट्रा अंकित करते हैं, यानी कि 100 पे 25% एक्स्ट्रा लेते हैं, तो वो दाम आपका मूल्य कितना हो जाएगा? तो वो 100 पे अगर हम 25% एक्स्ट्रा करते हैं तो वो 125 हो जाएगा, यानी कि 125 रुपया हो जाएगा। ये सीधे याद रखेंगे कि 100 का 1% 1 रुपया, 2 रुपया 2%, ठीक है, 3% 3 रुपया हो जाएगा, तो 25% 25 रुपया हो जाएगा। तो 100 में 25 जोड़ दिए और 125 इसका हो गया अंकित मूल्य। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि अंकित मूल्य क्या होता है और लागत मूल्य क्या होता है, तो याद रखेंगे लागत मूल्य वो होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने एक साइकिल बनाया या फिर आपने समोसा बनाया, और समोसा बनाने में जो आपका कुल खर्च है, ठीक है, वो 5 रुपया है, लेकिन आप 5 रुपया नहीं, अपने फ़ायदा कमाने के लिए आप उस पर 7 रुपया उसका प्राइस रखते हैं। तो जो 7 रुपया है वो आपका अंकित मूल्य है और जो 5 रुपया है वो आपका लागत मूल्य है। ये ध्यान रखेंगे। तो लागत मूल्य मान लेते हैं यहाँ पे 100 रुपया है और अंकित मूल्य 125 रुपया है, क्योंकि 25% पे ज़्यादा किया गया। और आप जो छूट दीजिएगा वो अंकित मूल्य पे दीजिएगा। तो 125 में आप 8% की छूट दे रही हैं या दे रहे हैं। तो याद रखेंगे जो छूट देते हैं वो 100 में, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो आप 8% का छूट देंगे, तो आज 100 में से आप क्या करेंगे, 8 को घटा लेंगे, यानी कि आप जो बेचेंगे 125 रुपया का सामान वो 100% पर नहीं बेच के 92% पे बेचेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अब 125 का निकाल लेते हैं 92%, ठीक है, 92% निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम निकालते हैं, चलिए, तो 25 चौका 100 और 25 पचे 125, ठीक है, और ये हम काटते हैं 4 दूना 8 और 4 तियाई 12, ठीक है। तो 23 में 5 से गुना करते हैं तो 5 तियाई 15, 5 दूना 10 और 1
11, यानी कि हमको 8% छूट देने के बाद भी 115 रुपये की प्राप्ति हो रही है। लेकिन हमारा जो लागत मूल्य है वो कितना है, 100 रुपया है। तो हमको लाभ कितना का होता है, 15 रुपया का, यानी 100 रुपया का कितना प्रतिशत होगा, 15 रुपया, तो 15% होगा। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 735 रुपए की राशि को ए, बी और सी के बीच विभाजित किया जाता है। यदि उन सबको 35 रुपया कम मिले होते तो उनका हिस्सा 1:2:3 के अनुपात में होता। सी को कितनी धनराशि मिली? तो चलिए ये देखते हैं। यदि उन सबको 35 रुपये कम मिले होते तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 700 में से 35 रुपया घटा देते हैं। ठीक है, तो 700 में से अगर हम 35 घटा देते हैं, क्योंकि 35 रुपये कम मिले होते, 735 में से हम 35 रुपये घटा देते हैं, तो याद रखेंगे 735 माइनस 35 बराबर कितना हो जाएगा, 700 हो गया। ठीक है, अब 700 को इतना के अनुपात में बांटा जाता है। तो आपको पहले ही बताया गया है, अगर आपने ये इसके पहले के 2 वीडियो देखे होंगे तो आपको ये बताया गया है कि जहां आपको अनुपात दिखे तो अनुपात का मतलब होता है कि ये भाग का हिस्सा होता है। यानी कि जैसे कि आप 2:3 देख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि 2 में भी उसी नंबर से गुना किया है जिस नंबर में 3 से। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा x का, ये हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उसको सबसे पहले ये समझ लीजिए कि उसको जो भी दिया गया अनुपात उसको x से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x अनुपात 3x अनुपात 2x, ये हो गया। अगर तीनों को जोड़ते हैं तो 700 रुपया आ रहा है, तो हम जोड़ देते हैं इसको। चलिए, तो 3 और 1 4 और 4 और 2 6, तो यहां पे हमको कितना मिल जाता है, 6x। 6x इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, 700 रुपया। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 700 और बट्टा 6 आ जा रहा है। अगर हम इसको कटाते हैं तो देखिए, चलिए फिर से देख लिया जाए। यहाँ पर 700 बजा 6 कटाने की जरूरत नहीं है, तो हमसे सी का हिस्सा पूछा जा रहा है, सी का। ठीक है, तो सी का कितना है, ऐसे 2 है। तो क्या करेंगे हम, 2 में 700 बटा 6 से गुना कर देंगे, तो 700 और बटा में यहाँ पे 6 कर दिया गया। तो 2 तिहाई 6, यानी कि लगभग आपका आ जाएगा, लगभग में ये उत्तर आना चाहिए। तो 2 3 दूना का 6, तितिरी का 9 और फिर तितिरी का 9, 233 के आसपास आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर क्या आ रहा है। एक सेकेंड, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, सुधार लिया जाए। तो यहाँ पे कह रहा है कि उन सबको 35 रुपये, तो यहाँ देखिए सबको कहने का अर्थ है कि एक को नहीं, तो 35 रुपया सबको कम मिले होते, तो केवल 35 नहीं घटा के हम क्या करेंगे, 35 घटाएंगे, यानी कि 35 गुने 3 को घटाएंगे। तो 35 गुने 3 करेंगे, यानी कि हमको कितना घटाना है, 105 रुपया घटाना है। तो 735 में से अगर हम कितना घटा देते हैं, 105 घटाते हैं। चलिए 735 में से हम 105 घटा देते हैं, यहाँ पे 105 घटाते हैं, तो हमारे पास कितना बचता है, 5 में से 5 गया 0, 3 का 3 और यहाँ पे 630 रुपया बचता है। ठीक है, तो चलिए पहले यहाँ देख देते हैं 630 और इसमें डिवाइड करते हैं कितना से, तो 3 2 5 और 6 से, ताकि x का वैल्यू पता चल जाए। तो 6 एकम 6 और 6 पचे 30, 105, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 105। तो इस हिसाब से c की जो राशि हुई वो कितना हुई, तो 105 गुने 2, यानी कि 210 रुपया। ठीक है, तो ये तो हुआ 210 रुपया तब हुआ जब 35 रुपया इसको कम मिले होते, लेकिन मिला नहीं है, मिला तो इसको पूरा पैसा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 35 रुपया जोड़ देंगे जो पहले घटाए थे। ठीक है,
तो कितना हुआ हमारे पास आंसर 245 रुपये, यानी कि ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक डिब्बे में 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपये के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या दिया गया है 400 है और उनके संबंधित मूल्य का अनुपात दिया गया है 25, संख्या दिया गया है इतना है और कुल पैसा दिया गया है 400 है। तो चलिए प्रश्न पढ़ लीजिए आप लोग, हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, जो अनुपात में है उसको सरल कर लेते हैं। तो 25/5 कुल संख्या बटा और ये अनुपात है, ठीक है। 14/2 कर लेते हैं और अनुपात क्या करते हैं 8, अनुपात क्या कर लेते हैं 1 कर लेते हैं। अगर सबको कटाएंगे तो हमारे पास 5 बचेगा, 5:7:8 ये बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो टोटल को जोड़िए इक्वल टू, चलिए टोटल को जोड़ेंगे हम तो 5 7 12, इसके साथ अब x लगा लेते हैं, बताया गया जैसे कि पहले ही आपको, इसके साथ x लगा लेते हैं। 7 5 12, 12 8 20 होता है, ठीक है। तो टोटल को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, तो 20x इक्वल टू कितना होना चाहिए हमारे पास 400 होना चाहिए, ठीक है। तो काटते हैं तो 20 दूना का 40, यानी कि हमारे पास 20 आता है और 20 हमारे पास टोटल कितना संख्या 7x है, तो 20 में कितना से गुना कर देंगे 7 से गुना कर देंगे, यानी कि 140। तो हमारा उत्तर कितना आया 140, यानी कि 2 रुपये की जो सिक्कों की संख्या है वो कितना है 140 है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक कमरे की लंबाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर और 8 मीटर है। 50 पैसे प्रति वर्ग डेकामीटर की दर से 4 दीवारों की पेंटिंग की लागत जो है वो 22,400 रुपये है। कमरे की चौड़ाई कितने मीटर है ये हमको बताना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो निकाल लेते हैं हम लोग, पैसा से आराम से निकल जाएगा। तो टोटल पैसा दिया गया है 22,400 और इसमें हम कुल खर्च से यानी कि 50 पैसे से डिवाइड कर दें तो हमको प्राप्त हो जाएगा, काटेंगे इसको तो हमको मिल जाएगा 44,800 वर्ग डेसी, ठीक है। ये वर्ग डेसी हमको मिल जाएगा और वर्ग डेसी को अगर हमको मीटर स्क्वायर में यानी कि वर्ग मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमको इसको 10 × 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, यानी कि हमारे पास 448 वर्ग मीटर बच गया एरिया, 448 वर्ग मीटर। तो चलिए हमको एरिया पता चल गया कि कितना क्षेत्रफल है, तो 448 मीटर स्क्वायर ये कुल क्षेत्रफल हुआ, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, चारों दीवारों की जो क्षेत्रफल होती है वो आपको याद रखना पड़ेगा कि चारों दीवारों की क्षेत्रफल होती है 2h × L + B। ये ध्यान रखेंगे, चारों दीवारों की क्षेत्रफल 2h × L + B होता है। तो चलिए जो जो दिया गया हम वहाँ पे उसका वैल्यू पुट करते हैं। 2 की जगह तो हमको टोटल चारों दीवारों का क्षेत्रफल पता है कितना है 448 दिया गया है। चलिए 2 और हमको क्या निकालना है, चौड़ाई निकालना है और दिया क्या गया है, ऊंचाई दिया गया है। तो ऊंचाई हमारे पास कितना है 8 मीटर है। चलिए लंबाई दिया गया है, लंबाई कितना है हमारे पास 12 है, चौड़ाई नहीं दिया गया तो इसको ऐसे ही रख लेंगे, ठीक है। तो चलिए 8 दूना का 16, यहाँ उधर डिवाइड में है, अगर इधर लेके आएंगे इसको तो ये किस चीज़ में मल्टीप्लाई में है यहाँ, तो यहाँ 16 किस चीज़ में आ जाएगा डिवाइड में आएगा। और अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 28, ये 28 बार में कट जाएगा। चलिए 28 बार में कट जाएगा तो यहाँ 28 बराबर कितना आ जाएगा 12 + B। तो इधर ये प्लस में है, इधर लेके आते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि 28 में से अगर हम 12 को घटा देते हैं तो हमारा B हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अगर हम 28 में से 12 को घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचता है 16 बचता है। तो हमारा B का जो वैल्यू है कितना होगा 16, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और क्षेत्रफल समान बनाए रखने के लिए चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करना होगा। तो सीधे सीधे समझ लीजिए कि चौड़ाई में प्रतिशत कमी जो करना पड़ेगा वो कैसे करना पड़ेगा। तो 40% की जो बढ़ोतरी की गई है
तो नीचे हम कितना कर देंगे 40/140 और गुने 100 कर देंगे। यहाँ पे जितना बढ़ोतरी की गई है उतना बट्टा में क्या करेंगे 100 प्लस उतना, यानी कि 40/140 गुने 100 कर देंगे। तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा 200/7, यानी कि इनमें से जो हमारा उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा, कोई नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। चलिए अगले उत्तर को देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया था। 8% प्रति वर्ष की दर से इसका मूल्य ह्रास हुआ, तो 2 वर्षों के बाद इसका मूल्य कितना होगा। तो चलिए ये काफ़ी आसान प्रश्न है। तो मान लीजिए कि 42,000 है, 8% ह्रास हुआ तो ये 92% में बेचा जाएगा। तो फिर जो ह्रास होगा वो 42,000 में नहीं होगा, इसमें जितना आया है 92% कम करके, 92% जितना आया यानी कि 8% कम करके जितना आया है उसी में फिर ह्रास होगा। तो फिर जितना आया है उसका हम 92% निकाल लेते हैं। तो इस तरह से अगर हम इसको काट देते हैं, याद रखेंगे ये अगर इसको हम लोग काट देते हैं तो काटने के बाद हमारा जो कुल उत्तर आएगा वो लगभग आएगा 35,548। टाइम की कमी की वजह से आप लोग को डायरेक्ट बता दिया गया है, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर यही आएगा 35,548, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा जवाब। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए ये प्रश्न को देखते हैं। राम एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि उसने 30 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 5% लाभ होता। तो वस्तु की वास्तविक लागत बताना है। तो चलिए मान लेते हैं कि 5% लाभ होता, तो राम वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो अंतर है 30 रुपये का, ध्यान से समझिएगा। एक तो ये 10% यानी किसी भी चीज़ का जो एक्यूरेट वैल्यू होती है परसेंटेज में वो 100 होती है, याद रखेंगे 100 होती है। तो सबसे पहले इसने क्या किया, इसमें से 10% कम कर दिया, ठीक है, यानी कि 10 इधर आया, यानी कि इसमें से अगर हम 10 निकाल देते हैं तो हमारे पास कितना आता है 90। और फिर लाभ कमाने के लिए 5% बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 100 + 5। तो अगर हम 100 में 5 जोड़ देते हैं तो हमको कितना मिलेगा 105 मिलेगा। तो देखिए इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है वो कितना है 15% है। याद रखिएगा परसेंटेज में जो डिफरेंस हो गया 15% हो गया, और रुपए में जो डिफरेंस है कितना है 30% है, ठीक है। तो याद रखेंगे तो 15% की वैल्यू हमको कितनी दी गई है 30 रुपया। तो 1% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 30/15 यानी कि 2 होगी। तो हमको कितने की निकालनी है 100% की वैल्यू। तो 100 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आता है 200। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 52% कम है। अब बताना है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा जो तीसरी संख्या है, जो थर्ड नंबर है, वो कितना है 100 है, ठीक है 100 है। तो इस हिसाब से जो पहली संख्या होगी वो 40% अगर इसमें हम कम कर दें तीसरी संख्या से, तो जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा कितना हो जाएगा 40 कर देंगे 100 में से। तो यहाँ कीजिए 100 माइनस 40 कर देते हैं तो 60 हो गया। जो सेकेंड नंबर होगी उसको कितना कम किया जा रहा है 52% कम किया जाएगा। याद रखेंगे तीसरे का ही 52% कम किया जा रहा है। तो 100 में से हम कितना माइनस कर देंगे 52 को माइनस यानी कि 52 को माइनस कर देंगे। तो ये जो हमारा संख्या बचा वो कितना बना 48 बना, ठीक है। याद रखिएगा फर्स्ट नंबर आ गया 60, सेकेंड नंबर आ गया 48, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि पहली संख्या जो कितना कम है, ठीक है। तो कम कितना है 12 कम है, तो कम और किसी से कम है तो 60 से कम है, तो 60 नीचे रख देते हैं और प्रतिशत में बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 × 5 = 60 और यहाँ देखेंगे 20 × 5 = 100। तो हमारा जो उत्तर निकल के आया वो आया 20%।
99 नंबर प्रश्न है, 140 लीटर एसिड में 90% एसिड और शेष जल है। ठीक है, तो इस मिश्रण में जल की मात्रा 12.5% करने के लिए कितना जल और मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें मात्रा कितनी है, एसिड की कितनी मात्रा है और जल की मात्रा कितनी है। तो चलिए यहां हम क्या करते हैं, बनाते हैं पहले। चलिए यहां देखते हैं हम, तो जो एसिड की जो मात्रा है वो 90% है, तो वो किसका 90% है, तो 140 का 90% है। ठीक है, याद रखेंगे 140 का वो 90% है। लेकिन इसमें क्या करेंगे, 140 प्लस हम 1 लीटर क्या करते हैं, जल मिला देते हैं। तो जो हमारा मात्रा होगा वो अभी क्या है, 140 लीटर में, याद रखेंगे 140 लीटर में 10% है, लेकिन इसको 2.5% क्या करना है, इंक्रीज करना है, ताकि ये 12.5% हो जाए। ठीक है, याद रखिएगा 90% अगर एसिड है तो उसमें जल का मात्रा 10% ही होगा, लेकिन हमको जल का प्रतिशत जो है वो कितना करना है, 12.5 करना है, यानी कि 2.5% बढ़ाना है। तो ये जो 140 प्लस x करेंगे हम, तो इसमें जो हो जाएगा एसिड की मात्रा कितनी हो जाएगी, 87.5% हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 2.5% अगर इधर जल बढ़ रहा है तो उसमें से क्या होगा, एसिड 2.5% कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 87.5% कर दिया गया। अब इसी को आगे हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए जब सॉल्व किया जाए इसको, तो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, 140 गुना 25 बराबर 87.5x। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 140 गुना 25 बट्टा 87.5। अगर इसको हम लोग काट देंगे तो हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा, 4 लीटर। ठीक है, चलिए तो हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं हम लोग। 7 पुरुषों, यहाँ देखते हैं 7 पुरुषों का औसत वजन उस समय 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक पुरुष जिसका वजन 60 किलोग्राम है के स्थान पर नए व्यक्ति को रखा जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। चलिए, तो 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो पहले मान लेते हैं कि जो वजन है, तो यहाँ ध्यान देते हैं 7 पुरुषों का औसत वजन जो है मान लेते हैं 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम है, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा, 7 गुने x हो जाएगा। ठीक है, अब 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, जब उनमें से एक पुरुष जिसका वजन 60 किलोग्राम है उसके स्थान पर नए व्यक्ति को रखा जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो 60 किलोग्राम, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें से 1 सेकंड रुकिए। चलिए, तो सीधा देख लेते हैं, जो हमारा औसत वजन है वो 2 किलोग्राम बढ़ता है। ठीक है, तो 7 व्यक्ति हैं, तो 2 किलोग्राम बढ़ेगा, तो 7 गुने कितना बढ़ जाएगा, 2 केजी बढ़ जाएगा। तो 7 गुना का टोटल वजन जो बढ़ेगा कितना बढ़ेगा, 14 किलोग्राम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर 60 किलो वाला व्यक्ति को हम हटाते हैं और उसके जगह पे किसी और व्यक्ति को लाते हैं, तब तो जाके 14 किलोग्राम बढ़ता है। तो आने वाला जो व्यक्ति होगा उसका वजन जो होगा 60 तो होगा, तब तो जाके वो बराबर होगा, लेकिन 14 केजी एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि उसको वो 14 केजी और भारी है, यानी कि वो 74 केजी का है, 74 ग्राम्स का है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। तो चलिए, आज का ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आज का ये प्रैक्टिस वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।